रात पूरब ने अपनी दुल्हन को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी दुल्हन नहीं, खुद भक्षिणी उसका इंतजार कर रही थी। शायद रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद बादलों के पीछे कहीं खो चुका था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी अजनबी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। घने जंगल के किनारे वर्षों पहले बंद हो चुकी एक वीरान श्मशान भूमि, जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, आज वहां कुछ अजीब हो रहा था। श्मशान के बिल्कुल बीचों बीच करीब 22-23 साल की एक युवती सिर से पांव तक काले वस्त्रों में लिपटी एक पैर पर स्थिर खड़ी थी। उसकी कमर तक फैले घने काले बाल हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। उसकी आंखें बंद थीं। होंठ लगातार किसी प्राचीन और निषिद्ध मंत्र का जाप कर रहे थे, ऐसा मंत्र जिसका उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में भी केवल चेतावनी के साथ मिलता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे अधूरा छोड़ना मृत्यु से भी अधिक भयानक माना जाता था। जंगल से आती भेड़ियों की लंबी हुआंग, दूर किसी उल्लू की डरावनी आवाज, सूखी टहनियों के अपने आप टूटने की खड़खड़ाहट और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा, सब कुछ जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस युवती की एकाग्रता जरा भी नहीं टूटी। उसके पैरों के पास रेंगते जहरीले कीड़े, शरीर पर चढ़ती चींटियां और बर्फ जैसी ठंडी हवा भी उसकी साधना को डिगा नहीं सकी। आज उसकी साधना का 11वां दिन था। उसने धीरे धीरे अपनी सांस भीतर खींची और भारी आवाज में अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। एयुएम भक्षणाय नमः, एयुएम शत्रुनाशाय नमः। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होंठों से निकला, अचानक पूरा श्मशान कांप उठा। जमीन के भीतर से एक गहरी भयावह गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों ओर जल चुकी चिताओं की राख हवा में घूमने लगी। श्मशान के पुराने बरगद पर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ चीखते हुए अंधेरे आसमान में उड़ गए और उसी क्षण उस युवती ने महसूस किया कि उसके बिल्कुल पीछे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा था। लेकिन जब उसने मुड़ने की हिम्मत की, वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक श्मशान की शांत जमीन पर धूल का एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती किसी अदृश्य शक्ति के क्रोध से कांप रही हो। तेज हवाओं ने कुछ ही सेकंड में उसके सामने रखा तांत्रिक सामान चारों दिशाओं में बिखेर दिया। दीपक बुझ गए, काले तिल, सिंदूर और राख हवा में उड़ने लगे और तभी उसके सामने रखी मानव खोपड़ी हवा में उछली और पूरी ताकत से आकर उसके माथे से टकराई। ठाक! उसके माथे से खून की एक पतली धारा बह निकली, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसी पल उसके पीछे का अंधेरा अचानक और गहरा हो गया, मानो रात ने स्वयं एक रूप धारण कर लिया हो। काले धुएं से बनी एक विशाल परछाई धीरे धीरे उसके पीछे आकार लेने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका चेहरा धुएं में लगातार बदल रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस परछाई का बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके खुले बालों में धंस गया। झटक! एक ही झटके में उसने युवती को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। पत्थरों पर उसका शरीर घिसटता रहा। हथेलियां लहूलुहान हो गईं, लेकिन उसके होंठ अब भी मंत्र बुदबुदा रहे थे। अगले ही पल उस अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठाया और कई फीट दूर जोर से पटक दिया। धड़ाम! पूरी श्मशान भूमि उस आवाज से गूंज उठी। कुछ पल तक चारों ओर केवल सन्नाटा था। फिर अंधेरे के बीच से एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अभी भी समय है, लौट जा। जिस रास्ते पर तू चल पड़ी है उसके आगे केवल अंधकार है। वहां तुझे जीवन नहीं, केवल मृत्यु मिलेगी। अपनी मौत को स्वयं मत बुला। युवती ने धीरे धीरे अपने कांपते शरीर को संभाला, अपने होंठों से बहता खून पोंछा और बिना एक पल की झिझक के उस काली परछाई की आंखों में देखने लगी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इरादा पत्थर से भी ज्यादा मजबूत। मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया है। कुछ पाने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और अगर इस राह में मेरी जान भी चली जाए
तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उसकी यह बात सुनते ही वह काली परछाई कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसके धुएं जैसे चेहरे पर पहली बार एक भयानक मुस्कान उभर आई और उसी क्षण श्मशान की सभी बुझी हुई चिताओं की राख अपने आप हवा में उठने लगी, मानो किसी बहुत बड़ी और भयावह शक्ति का आगमन होने वाला हो। युवती के होंठों से जैसे ही अंतिम शब्द निकले, अचानक उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ गई। उसकी त्वचा जगह जगह से फटने लगी, बारीक घावों से खून की लाल धाराएं बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर की हर हड्डी को एक एक करके मरोड़ रही हो। छटाक! उसकी कलाई एक अजीब कोण पर मुड़ गई। कड़क! पैरों की हड्डियों से टूटने जैसी आवाज गूंज उठी। दर्द इतना भयानक था कि किसी सामान्य इंसान की वहीं मौत हो जाती, लेकिन उस युवती ने चीखने के बजाय अपनी आंखें और कसकर बंद कर लीं। उसके कांपते होंठ अब भी लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, वैसे वैसे श्मशान का तापमान गिरने लगा। हवा बर्फ से भी ठंडी हो गई। कुछ ही क्षण बाद उसके सामने काले धुएं का एक विशाल बवंडर उठने लगा। उस बवंडर के भीतर धीरे धीरे एक स्त्री का आकार बनने लगा। लंबे बिखरे बाल, कोयले जैसी काली त्वचा, रक्त की तरह चमकती आंखें और होठों पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मृत्यु भी कांप जाए। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह थी भक्षिणी। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंज उठी। जानती है तूने किसे पुकारा है? मैं भक्षिणी हूँ। जिस निषिद्ध तंत्र से तूने मुझे बुलाया है, उस क्षण से तेरे शत्रु की मृत्यु निश्चित हो चुकी है। कुछ पल का सन्नाटा, फिर उसकी लाल आंखें युवती की आत्मा को भेदती हुई बोली, लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है। तेरे शत्रु के साथ मृत्यु तेरी भी निश्चित होगी। क्या तुझे यह स्वीकार है? युवती ने बिना एक पल सोचे अपने लहूलुहान चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक अटल निर्णय था। धीरे से उसने कहा, स्वीकार है। ये दो शब्द सुनते ही भक्षिणी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं के भयंकर बवंडर में बदल गया। वह बवंडर तेजी से घूमता हुआ श्मशान में रखे एक कच्ची मिट्टी के पात्र की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही उसने उस पात्र को छुआ, पूरा श्मशान एक बार फिर जोर से कांप उठा, मानो किसी प्राचीन और अभिशप्त शक्ति का द्वार खुल चुका हो। जैसे ही भक्षिणी का काला धुआं उस कच्ची मिट्टी की मटकी को छूता है, पूरा धुआं उसी मटकी के भीतर समा जाता है। अगले ही पल वह साधारण सी दिखने वाली मटकी अपने आप हवा में उठ जाती है। बिना किसी सहारे, बिना किसी स्पर्श के वह युवती के पीछे पीछे चलने लगती है। उसके भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई बंद आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। युवती ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था अब यह सिर्फ एक मटकी नहीं, बल्कि मृत्यु का पात्र बन चुकी थी। दूसरी ओर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के ठीक 12 बजे पर आकर रुक गईं। टन 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 घड़ी की 12 गूंज पूरे घर में फैल गई। हल्की रोशनी से जगमगाते एक कमरे में नई नई दुल्हन पूर्वी लाल फूलों से सजे बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में पूरे दिन की थकान साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। उसकी पलकों ने जैसे ही साथ छोड़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसका मुंह बेहद जोर से दबा दिया है। उसकी सांस रुकने लगी। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगी, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन उसे पकड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वह किसी अदृश्य शक्ति की गिरफ्त में थी। उसी क्षण उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी, भारी और फुसफुसाती आवाज गूंजी, मैं आ गई हूँ। पूर्वी की चीख गले में ही अटक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और तभी वह जोर से हाँफते हुए जाग उठी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में फिर वही सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। उसने राहत की सांस ली। उफ, ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन
अगले ही पल उसकी नज़र कमरे के कोने पर गई, जहां दरवाजे के पास एक कच्ची मिट्टी की मटकी अपने आप हल्के हल्के झूल रही थी, जबकि कमरे की एक भी खिड़की खुली नहीं थी और उसके भीतर से किसी स्त्री की बहुत धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। ही ही ही। पूर्वी ने गहरी सांस ली। शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की ओर देखा। रात काफी बीत चुकी थी, फिर भी पूरब अब तक कमरे में वापस नहीं आया था। पूर्वी ने धीरे धीरे अपने लाल जोड़े का घूंघट संभाला और बिस्तर से नीचे उतर आई। विशाल हवेली में चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वह धीमी आवाज में पुकारने लगी, पूरब, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज लंबी खाली गलियों में गूंजकर वापस लौट आती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक कमरे से दूसरे कमरे तक पूर्वी अकेली भटकती रही। तभी हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। सामने एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उस दरार से गहरा काला धुआं धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। धुएं के साथ एक सड़ी हुई अजीब सी दुर्गंध पूरे गलियारे में फैल रही थी और अंदर से बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई कई लोग मिलकर धीमे स्वर में कुछ बुदबुदा रहे हों। पूर्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने कांपते हाथ से दरवाजे को और थोड़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे तक पहुंची, अचानक किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वह हाथ असामान्य रूप से गर्म था। पूर्वी बुरी तरह चौंक गई। वह चीखते हुए पीछे मुड़ी और सामने पूरब खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पूर्वी ने राहत की सांस ली और नाराजगी से बोली, डरा दिया आपने। कहाँ थे आप? पूरब कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। धीरे से वह बोला, बहुत जल्दी में है मेरी दुल्हन। अभी तो हमारी असली रात शुरू हुई है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। पूर्वी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए उसे लगा पूरब की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी हैं, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। क्या यह उसका भ्रम था या पूरब के भीतर सचमुच कोई और मौजूद था? कैमरा धीरे धीरे उस आधे खुले कमरे की ओर बढ़ता है, जहां दरवाज़ा अपने आप झर्रर की आवाज़ के साथ थोड़ा और खुल जाता है और भीतर गहरे अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। पूर्वी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में उठ रहा डर अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने धीरे से पूछा, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पूरब मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, एक अजीब रहस्य छिपा था। वह धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज की रात तुम्हें छोड़कर जा भी कहाँ सकता हूँ। पूर्वी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने घबरा कर कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे यह जगह कुछ अजीब लग रही है। पूरब धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, आज की रात कोई सवाल नहीं, बस तुम और मैं। कल सुबह सब जान जाओगी। इतना कहकर उसने कमरे में जल रहे आखिरी दीपक की लौ पर फूंक मारी। फू। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। पूरब ने पूर्वी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से फूलों से सजे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ ही देर में पूर्वी गहरी नींद में डूब गई। उसकी सांसें शांत थीं, मानो दुनिया का कोई डर अब उसे छू नहीं सकता। लेकिन जैसे ही यह निश्चित हो गया कि वह सो चुकी है, पूरब के चेहरे का हर भाव बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें खून भर आया हो। वह बिस्तर से दूर हटकर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में गया। वहां पहले से रखी एक गठरी खोली और उसमें से काले तांत्रिक वस्त्र निकालकर पहन लिए।
उसने जमीन पर राख से एक रहस्यमयी आकृति बनाई। बीच में वही कच्ची मिट्टी की मटकी रखी जो अब भीतर से हल्की हल्की कांप रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मटकी के भीतर से किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दी। समय आ गया है, पूरब ने सिर झुकाकर कहा। आज वचन पूरा होगा। और तभी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई पूर्वी की उंगलियां अपने आप हिलने लगीं। बिना जागे उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे लाल रंग के आंसू बहने लगे। पूर्वी गहरी नींद में थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके चारों ओर क्या होने वाला है। उधर पूरब अब पहले जैसा इंसान नहीं लग रहा था। उसने पूरे शरीर पर काले तांत्रिक वस्त्र धारण कर रखे थे। माथे पर काली राख, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर ऐसी निष्ठुर शांति मानो उसके भीतर की सारी मानवता समाप्त हो चुकी हो। वह धीरे धीरे पूर्वी को उठाकर अग्निकुंड के सामने बने तांत्रिक मंडल में लिटा देता है। चारों ओर दीपक अपने आप जल उठते हैं। मटकी के भीतर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। वचन निभाओ। पूरब ने आंखें बंद की और निषिद्ध मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे अग्निकुंड की लपटें ऊंची उठने लगीं। कमरे में काला धुआं भर गया। अचानक पूरब ने अग्निकुंड के पास रखा प्राचीन तांत्रिक खंजर अपने हाथ में उठा लिया। कैमरा धीरे धीरे बुझते दीपकों की ओर चला जाता है और अगले ही पल पूरे कमरे में एक तेज हवा का झोंका आता है। सभी दीपक एक साथ बुझ जाते हैं। अंधेरे में सिर्फ पूरब की भयावह हंसी गूंजती है। हाँ 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 हाँ। उस रात हवेली की दीवारों ने जो देखा उसका सच कभी किसी इंसान को पता नहीं चला। कई महीने बाद पूर्वी का कोई पता नहीं था। न पुलिस, न परिवार, न उसके किसी परिचित को यह मालूम था कि वह आखिर गई कहां। पूरा शहर उसकी रहस्यमयी गुमशुदगी की चर्चा कर रहा था। उधर शहर में रहने वाली उसकी सबसे करीबी रूममेट मेघा दिन रात परेशान थी। पूर्वी बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी। उसका फोन महीनों से बंद था और उसका हर निशान जैसे अचानक मिट गया था। मेघा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्वी मुझे बिना बताए कभी नहीं जाएगी। उसे अचानक एक बात याद आई। पूर्वी अक्सर अपनी बड़ी बहन निष्ठा का जिक्र किया करती थी। दोनों बहनों के बीच कोई भी राज छिपा नहीं रहता था। मेघा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। मुझे पूरा यकीन है अगर किसी को पता होगा कि पूर्वी कहाँ है तो वो सिर्फ निष्ठा है। लेकिन मेघा यह नहीं जानती थी कि निष्ठा के पास सिर्फ पूर्वी के गायब होने का जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जो भक्षिणी के अभिशाप से सीधे जुड़ा हुआ था और उस रहस्य को जानने वाला ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता था। मेघा पूरी रात बेचैन रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर पूर्वी बिना बताए कहाँ चली गई? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, अगर इस रहस्य का जवाब किसी के पास है तो वह सिर्फ पूर्वी की बड़ी बहन निष्ठा है। कुछ ही देर बाद मेघा निष्ठा के घर के बाहर खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। टिन टिन। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने निष्ठा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मेघा ने बिना समय गंवाए पूछा, निष्ठा, पूर्वी के बारे में कुछ पता है? वो अचानक अपना सारा सामान छोड़कर चली गई। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ सेकंड तक निष्ठा चुप रही, फिर बिना मेघा की आंखों में देखे बोली, हाँ, वो अब शायद तुम्हारे साथ नहीं होगी। उसने बताया था ना कि उसकी शादी होने वाली है। मेघा ने राहत की सांस ली। ओह, थैंक गॉड। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या मेरी उससे बात करवा सकती हो? यह सुनते ही निष्ठा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में पल भर के लिए डर चमक उठा। वह धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोली, शादी हो चुकी है उसकी। पूर्वी के बारे में जितना बताना था मैं बता चुकी हूं। फिर उसने मेघा की तरफ देखकर लगभग चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद पूर्वी से संपर्क करने की कोशिश मत करना।
सबके लिए यही बेहतर होगा। इतना कहकर निष्ठा ने बिना कुछ और बोले दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! दरवाजा बंद होने की आवाज मेघा के दिल में उतर गई। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके मन में अब डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। आखिर ऐसा क्या छिपा रही है निष्ठा? और पूर्वी से बात करने से किसकी जान को खतरा है? उसी समय घर की ऊपर वाली खिड़की का पर्दा अपने आप थोड़ा सा हिला। मेघा ने अनायास ऊपर देखा और एक पल के लिए उसे लगा खिड़की के पीछे लाल दुल्हन के जोड़े में कोई लड़की खड़ी उसे देख रही है। लेकिन अगले ही क्षण वहां कोई नहीं था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी यह छोटी सी जिज्ञासा अब उसे भी उसी अभिशाप की ओर खींच चुकी थी जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। निष्ठा से मिलने के बाद मेघा के मन के सवाल और भी बढ़ चुके थे। एक ओर निष्ठा कह रही थी कि पूर्वी की शादी हो चुकी है और दूसरी ओर वह किसी से भी उसे संपर्क करने से मना कर रही थी। मेघा ने खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। उसे अचानक याद आया, पूर्वी अक्सर पूरब का जिक्र तो करती थी, लेकिन कभी उसे मेघा से मिलवाया नहीं। न उसके घर का पता, न कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं। शायद पूरब ही सच बता सके। काफी कोशिशों के बाद मेघा को एक पुराना नंबर मिल गया। उसने कांपते हाथों से कॉल लगाया। ट्रिंग ट्रिंग। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक भारी और थकी हुई आवाज सुनाई दी। हेलो, मेघा ने जल्दी से कहा। पूरब, मैं मेघा बोल रही हूं, पूर्वी की रूममेट। क्या मेरी पूर्वी से बात हो सकती है? कुछ पल तक फोन के दूसरी तरफ पूरी खामोशी छाई रही। फिर वह आवाज टूटी हुई लगने लगी। मैं नहीं जानता। पूर्वी कहां है? उसने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं आज तक उससे उबर नहीं पाया। मेघा स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? पूरब की सांसें तेज हो गईं। हम गांव में शादी करने वाले थे, सब तैयार था, लेकिन शादी वाले दिन पूर्वी आई ही नहीं। मैं घंटों उसका इंतजार करता रहा और फिर वह इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसका फोन बंद था, उसका कोई पता नहीं चला। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है उसकी बहन निष्ठा ने ही उसे रोका होगा। वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। मेघा के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में एक साथ दो अलग अलग कहानियां घूमने लगीं। निष्ठा कह रही थी कि शादी हो गई। पूरब कह रहा था कि शादी कभी हुई ही नहीं। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था या दोनों ही सच नहीं थे। उसी समय फोन के दूसरी तरफ अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो किसी औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट। उसे सच मत बताना। पूरब अचानक चुप हो गया। फिर बिना कुछ कहे कॉल कट गई। टू टू टू। मेघा ने धीरे धीरे फोन नीचे किया। उसे पहली बार महसूस हुआ यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था। कोई जानबूझकर सच को दफनाए हुए था और शायद अब अगला निशाना मेघा बनने वाली थी। पूरब की टूटी हुई आवाज देर तक मेघा के कानों में गूंजती रही। उसने धीरे से कहा, अब जीने का मन ही नहीं करता। कई बार लगता है सब खत्म कर दूं। यह सुनकर मेघा का दिल कांप उठा। उसने तुरंत उसे समझाया, ऐसी बातें मत करो पूरब। जो भी हुआ है उसके लिए अपनी जिंदगी मत छोड़ो। खुद को संभालो। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है पूर्वी ने अपनी जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता चुन लिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उम्मीद छोड़ दो। मेघा की बात सुनकर पहली बार पूरब कुछ पल के लिए शांत हो गया। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते दोनों के बीच रोज बात होने लगी। शुरुआत सिर्फ पूर्वी को ढूंढने से हुई थी, लेकिन अब मेघा पूरब के टूटे हुए मन का सहारा बन चुकी थी। हर रात घंटों उनकी बातें होती। मेघा उसे हंसाने की कोशिश करती और पूरब पहली बार फिर से मुस्कुराना सीख रहा था। एक शाम फोन पर पूरब ने धीमे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूर्वी के बाद
मैं किसी और लड़की के साथ खुलकर हंस पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी फिर से चलने लगी है। यह सुनकर मेघा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे भी महसूस होने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर रात जब वे फोन पर बातें करते, एक तीसरी आवाज भी उन्हें सुनती थी। अंधेरे कमरे में रखी वही मिट्टी की मटकी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती। उसके भीतर से भक्षिणी की धीमी हंसी गूंजती। एक और रिश्ता, एक और बलि। उसी पल मेघा के कमरे की दीवार पर बिना किसी वजह के लाल रंग से एक शब्द उभर आया। अगले ही क्षण वह शब्द अपने आप गायब हो गया। मेघा को अभी तक यह एहसास नहीं था कि वह किसी प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिशाप में कदम रख चुकी थी जहां हर नया रिश्ता किसी नई मौत की आहट बन जाता था। समय धीरे धीरे अपने घाव भरता गया और मेघा पूरब की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। एक शाम दोनों पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखते हुए बैठे थे। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे में भी जैसे कोई उन्हें देख रहा था। पूरब ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मेघा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब किसी टूटे हुए इंसान को संभालते संभालते वह खुद उसी से प्यार करने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरब ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन भावनाएं बिल्कुल सच्ची लग रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में पूर्वी से भी ज्यादा कोई खास बन जाएगा। मेघा, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेघा की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। पूरब ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पूर्वी की तरह तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? मेघा ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कभी नहीं। सच्चा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। शायद हमारी मुलाकात भी किसी वजह से हुई है, तभी तो आखिरी समय में पूर्वी चली गई। यह सुनकर पूरब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। एक पल के लिए उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। एक महीना बाद एकादशी की रात पूरब मेघा को लेकर पहाड़ों के बीच बने एक पुराने सुनसान बंगले की ओर जा रहा था। घना कोहरा, संकरी सड़क और चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, मानो उस रास्ते पर रोशनी का भी प्रवेश वर्जित हो। बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मेघा के कदम अपने आप रुक गए। उसके मन में अचानक एक अनजाना डर उठने लगा। दरवाजे के ऊपर धूल से ढका एक पुराना प्रतीक बना था, ठीक वैसा ही जैसा उसने कई महीने पहले पूर्वी की एक पुरानी डायरी में देखा था। उसे पता नहीं था कि वह जिस जगह खड़ी है वहीं से कभी पूर्वी भी अंदर गई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। और आज इतिहास खुद को दोहराने वाला था। पहाड़ों के बीच बना वह पुराना बंगला रात के अंधेरे में किसी अभिशप्त मंदिर जैसा दिखाई दे रहा था। मेघा ने हल्की घबराहट के साथ पूछा, सब तैयार है? पूरब मुस्कुराया, तुम तैयार हो जाओ, मैं शादी की बाकी तैयारियां करता हूं। मेघा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर हैरानी से बोली, लेकिन पंडित जी कहाँ हैं? पूरब ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। धीरे से उसने कहा, यहां पंडित शादी नहीं करवाते, बहुत जल्द तुम सब समझ जाओगी। इतना कहकर वह बंगले के बीचों बीच बने पुराने आंगन में चला गया। वहां पहले से एक अग्निकुंड बना हुआ था। उसने उसमें आग जलाई। लपटें धीरे धीरे ऊंची उठने लगीं। अग्निकुंड के सामने एक विशाल पत्थर रखा था, जिस पर गहरे लाल रंग के पुराने धब्बे जमे हुए थे। समय ने उन्हें फीका जरूर कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उस पत्थर से
कोई भयावह इतिहास जुड़ा है। पूरब ने काले रंग का वस्त्र धारण किया और अग्निकुंड के चारों ओर बैठकर प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे हवा भारी होती चली गई। तभी धड़ाम, आंगन की तरफ से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। पूरब तुरंत चौंक कर खड़ा हो गया। वह तेज कदमों से बाहर पहुंचा। जमीन पर एक पुरानी मिट्टी की मटकी टूटी हुई पड़ी थी। उसके टुकड़े चारों ओर बिखरे थे। पूरब के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुदबुदाया, यह यहां कैसे आ गई? धीरे धीरे वह मटकी के पास बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू पाता, पूरे आंगन में छन 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 पायल की बहुत धीमी आवाज गूंजने लगी। आवाज पास आती जा रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरब की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आंगन के दूसरे छोर पर सफेद धुएं के बीच लाल दुल्हन के जोड़े में एक स्त्री की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वह बिना एक कदम चले धीरे धीरे पूरब की ओर खिसक रही थी। फिर घूंघट के भीतर से एक जानी पहचानी आवाज आई, पूरब, क्या इस बार भी मुझे भूल जाओगे? यह आवाज सुनते ही पूरब के हाथ से पूजा की माला छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। आंगन में गूंजती पायल की आवाज झम 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 धीरे धीरे शांत हो गई। पूरब ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मन ही मन कहा, लगता है मेघा तैयार हो गई है। वह वापस अग्निकुंड के पास पहुंचा। मेघा दुल्हन के लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े बिल्कुल शांत बैठी थी। पूरब ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और अंतिम मंत्रों का जाप शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली जैसी एक तेज लहर दौड़ गई। धड़ाम, वह 2 कदम पीछे जा गिरा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। दीपकों की लौ अपने आप कांपने लगी। पूरब घबराकर बुदबुदाया, ये कैसा संकेत है? क्या यहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य निगाह लगातार उसे देख रही हो। वह जल्दी जल्दी मंत्र पूरे करने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने कांपते हाथों से फूलों की माला उठाई और मेघा के गले में पहना दी। अग्निकुंड की लपटें अचानक कई फीट ऊंची उठीं। पूरा बंगला कुछ सेकंड के लिए जोर से कांप उठा। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद कमरे में हल्की दीपक की रोशनी जल रही थी। मेघा फूलों से सजे बिस्तर पर घूंघट ओढ़े बिल्कुल चुप बैठी थी। पूरब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर अब राहत थी। उसे लग रहा था कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। वह मुस्कुराया और धीरे से दुल्हन का घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। बिस्तर पर मेघा नहीं बैठी थी। घूंघट के नीचे एक पीला भयावह चेहरा, लंबे बिखरे बाल और जलती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वह स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान कानों तक फैल गई। फिर उसी धीमी आवाज में बोली, मुझे इतनी जल्दी भूल गए? पूरब कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? मेघा कहां है? कमरे में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। सभी दीपक एक साथ बुझ गए। घोर अंधेरे में सिर्फ उसी स्त्री की भयावह हंसी गूंजने लगी। हाँ 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 हाँ। और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि जैसे वह सीधे पूरब के कान में कही गई हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह अभी जिंदा है, लेकिन अब उसे बचा नहीं पाओगे। कमरे का अंधेरा और गहरा हो चुका था। दीपक अपने आप बुझ चुके थे और अग्निकुंड की बुझती राख से केवल लाल चिंगारियां उठ रही थीं। घूंघट में बैठी वह स्त्री धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, विवाह मेरे साथ हुआ है पूरब। अब तेरे शरीर पर और तेरी आत्मा पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पूरब घबराकर पीछे हट गया।
उसके चेहरे पर पहली बार पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने माला मेघा को पहनाई थी। वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे भयावह होती चली गई। सच में? तो फिर मेरे पास आने से डर क्यों रहे हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो यह विवाह पूर्ण कैसे होगा? उसकी आवाज मानो किसी सम्मोहन की तरह पूरे कमरे में फैलने लगी। पूरब ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। वह तेजी से सुरक्षा मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की गति बढ़ी, कमरे में तेज हवा चलने लगी। अचानक दुल्हन का रूप धुएं में बदलने लगा। लाल जोड़ा राख की तरह बिखर गया। उसके स्थान पर भक्षिणी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक गहरी और भयावह थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल पूरब को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसकी आवाज रुक गई। वह मंत्र पूरा नहीं कर सका। कुछ क्षण बाद भक्षिणी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पूरब घुटनों के बल गिर पड़ा, तेज तेज सांसें लेते हुए। लेकिन तभी कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। भयावह चेहरा फिर से धुएं में घुलने लगा। धीरे धीरे उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही अलौकिक चमक थी, लेकिन चेहरा इतना शांत था कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। वह मुस्कुराई और धीमे से बोली, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज से तुम दोनों मेरे खेल का हिस्सा हो। उसी क्षण बंगले की ऊपरी मंजिल से किसी स्त्री की घबराई हुई चीख सुनाई दी। पूरब का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आवाज मेघा की थी। उस रहस्यमयी स्त्री की बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें, उसकी रहस्यमयी मुस्कान और उसकी सम्मोहित कर देने वाली उपस्थिति पूरब के मन पर छा गई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी अपनी इच्छा अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। वह अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी कम हुई, अचानक पूरे कमरे में घना अंधेरा फैल गया। धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और बंगले की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। उस रात बंगले के भीतर क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बात अलग थी। पहली बार उस रहस्यमयी शक्ति ने पूरब की जान नहीं ली, मानो उसका कोई और उद्देश्य था। अगली सुबह पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरणें निकलीं। कमरे में हल्की रोशनी फैली। पूरब ने आंखें खोली। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सुन्न था। न हाथ हिल रहे थे, न पैर। उसने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेबस होकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। झर्र झर्र। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर उठाई। छत के पंखे पर एक काली, लंबी और भयावह छाया उल्टी लटकी हुई थी। उसके बिखरे बाल नीचे हवा में झूल रहे थे। दो लाल चमकती आंखें सीधे पूरब को घूर रही थीं। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर वह छाया बिना पंखे से उतरे धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी फुसफुसाती आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब समझ आया सौदा किसने किया था और उसकी कीमत किसे चुकानी है। इतना कहते ही पूरे कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान अपने आप उभरने लगे और दरवाजे के बाहर किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धक धक धक। छत के पंखे से लटकी वह भयावह छाया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। हाँ। धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगी। उसकी लाल आंखें सीधे पूरब पर टिकी थीं। वह मुस्कुराई और धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोली, तू तो तंत्र का इतना बड़ा साधक बनता था, फिर भक्षिणी का अर्थ भूल कैसे गया? कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। अग्निकुंड की बुझी हुई राख अपने आप हवा में उड़ने लगी।
भक्षिणी ने आगे कहा, मैं वह शक्ति हूं जो लालच, विश्वासघात और अधर्म से जन्म लेती है। जिसने मुझे जगाया वह कभी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। पूरब डर से कांप रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। उसी समय छर्रर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर से आती ठंडी हवा ने दीपकों की बुझी लौ को फिर से जगा दिया। दरवाजे पर निष्ठा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वह धीरे धीरे कमरे के भीतर आई। उसने पूरब की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, बहुत बड़ा खेल रचा था तूने। भोली भाली लड़कियों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने तांत्रिक कर्मकांड का हिस्सा बनाता रहा। तुझे लगा था कि कोई कभी सच तक नहीं पहुंचेगा। निष्ठा की आवाज और कठोर हो गई। लेकिन हर पाप एक दिन अपना हिसाब मांगता है, और हर पापी का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। इतना कहते ही निष्ठा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही पुराना ताबीज था जो कभी पूर्वी पहनती थी। जैसे ही ताबीज की रोशनी पूरे कमरे में फैली, भक्षिणी पहली बार पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक पल के लिए डर भी दिखाई दिया। कमरे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। बंगले की नींव से फिर वही रहस्यमयी आवाज उठी, मानो निष्ठा की आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द किसी तलवार की तरह सीधे पूरब के दिल में उतर रहे थे। वह एक एक कदम उसकी ओर बढ़ी। तूने योजना तो बहुत सोच समझ कर बनाई थी, लेकिन किस्मत ने तेरे खेल में एक गलती छोड़ दी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। भक्षिणी भी अब चुपचाप सब सुन रही थी। निष्ठा ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी बहन पूर्वी ने अपनी शादी में मुझे भी बुलाया था। जब मैं उस हवेली पहुंची, तभी मैंने उसकी ऐसी चीख सुनी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसने खुद को संभाला। मैं दौड़ती हुई अंदर गई और वहां जो देखा, उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उसने कांपती उंगली से पूरब की ओर इशारा किया। तो उस रात इंसान नहीं लग रहा था। तेरी आंखों में पागलपन था और तू किसी अंधेरी शक्ति की पूजा में डूबा हुआ था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि तू कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिशप्त तंत्र का हिस्सा है जिसने कई जिंदगियां निगल ली हैं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। निष्ठा ने आगे कहा, उस रात के बाद मैंने तेरे अतीत की एक एक परत खोलनी शुरू की। गांव, शहर, पुराने रिकॉर्ड, जहां जहां तू गया मैं तेरे पीछे पहुंची। उसकी आवाज और कठोर हो गई। तब मुझे पता चला, पूर्वी पहली नहीं थी। उससे पहले भी 5 लड़कियां रहस्यमय तरीके से तेरी जिंदगी में आईं और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। पूरब ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। निष्ठा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी और तेरे हर पाप का हिसाब भी होगा। उसी क्षण कमरे में रखी टूटी हुई मिट्टी की मटकी के टुकड़े अपने आप कांपने लगे। उनसे काला धुआं निकलने लगा। भक्षिणी ने पहली बार निष्ठा की ओर गंभीर नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, तो यह सब तेरी योजना थी? निष्ठा ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। नहीं, योजना मेरी नहीं, न्याय का समय आ गया है। इतना कहते ही अग्निकुंड की बुझी राख अचानक फिर से जल उठी और पूरे बंगले में एक ऐसी गर्जना गूंजी मानो वर्षों से कैद कोई सत्य अब मुक्त होने वाला हो। निष्ठा ने पूरब की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था, इसलिए मेघा को तेरे करीब आने के लिए मैंने ही तैयार किया और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। पूरब की आंखें डर से फैल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद किसी और की बिछाई हुई जाल में फंस गई। लेकिन तभी निष्ठा के होठों से अचानक खून की कुछ बूंदें टपकने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वह लड़खड़ाकर घुटनों के बल बैठ गई। पूरब पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी गले में कैद थी। उसी समय भक्षिणी की भयावह हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। नहीं, इतनी आसान मौत मैं इसे नहीं दूंगी। अब हमारे सौदे का अगला चरण शुरू होगा। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं। अग्निकुंड की लपटें अचानक नीली हो गईं। निष्ठा ने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपनी बहन के लिए प्रेम था। वह ऊंची आवाज में बोली, हे भक्षिणी, अगर तुझे किसी शरीर का आसरा चाहिए तो इसे छोड़ मेरे पास आ। मैं तुझे अपने भीतर स्थान देती हूँ। पूरब की आंखों से आंसू बह निकले। वह पूरी ताकत से सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो, नहीं। उसी समय दरवाजे के पास खड़ी मेघा घबराकर चिल्लाई, ये क्या कर रही हो निष्ठा? इसने जो किया है उसे उसके कर्मों का फल भुगतने दो। तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रही हो? चलो हम यहाँ से चलते हैं। निष्ठा ने बिना पीछे देखे धीमे से कहा, अगर आज मैं पीछे हट गई तो यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। किसी और की जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद होगी। इतना कहते ही कमरे में तेज बवंडर उठने लगा। काला धुआं भक्षिणी के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन वह पूरब के पास ही ठहर गई। भक्षिणी ने उसकी ओर देखकर धीमी भयावह मुस्कान के साथ कहा, अब यह कहीं नहीं जाएगा। यह अपने किए हुए हर पाप का साक्षी बनेगा और हर रात अपने अपराधों की गूंज सुनेगा। पूरब पूरी तरह असहाय पड़ा था। वह न बोल सकता था, न उठ सकता था, सिर्फ अपनी आंखों से सब देख सकता था। उसी क्षण बंगले की पुरानी दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगीं और बाहर पहाड़ों पर पहली बार सूरज की हल्की किरण दिखाई दी। लेकिन क्या सचमुच अभिशाप खत्म होने वाला था, या यह तो बस उसकी सबसे भयावह शुरुआत थी? भक्षिणी की आंखों में एक भयावह चमक उभर आई। वह धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोली, इसके लिए अब कोई राहत नहीं होगी। यह अपने हर कर्म का बोझ लेकर जिएगा। हर बीतता पल इसे अपने अपराधों की याद दिलाएगा। यह मुक्ति मांगेगा, लेकिन मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पूरब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब उसके चेहरे पर न घमंड था, न क्रोध, सिर्फ पछतावा। मेघा यह सब देखकर कांप उठी। वह दौड़कर निष्ठा के पास पहुंची। निष्ठा, बस करो। तुम अपने आप को क्यों इस अंधकार में झोंक रही हो? चलो यहां से, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन निष्ठा ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अगर आज मैं रुक गई तो यह अभिशाप कभी समाप्त नहीं होगा। वह जमीन पर पद्मासन में बैठ गई। उसने आंखें बंद कीं और प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर पड़ती परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगीं। अग्निकुंड की लौ अचानक ऊंची उठी और काले धुएं का एक विशाल भंवर निष्ठा के चारों ओर घूमने लगा। मेघा भय से पीछे हट गई। धीरे धीरे भक्षिणी उस धुएं के साथ निष्ठा के समीप आई। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर वह अलौकिक शक्ति प्रकाश और धुएं की लहर बनकर निष्ठा के भीतर समा गई। निष्ठा का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने गहरी सांस ली, मानो वह अपने भीतर किसी प्रचंड शक्ति से संघर्ष कर रही हो। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। निष्ठा? लेकिन निष्ठा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें अब भी वही अपनापन था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, डरो मत। जब तक मेरा साहस जिंदा है, यह अंधकार किसी और की जिंदगी नहीं छीन पाएगा। इतना कहते ही पूरा बंगला तेज रोशनी और गहरे अंधेरे के बीच डूबने उभरने लगा, मानो अंतिम युद्ध अब सचमुच शुरू होने वाला था। कमरे में फैली भयावह खामोशी के बीच निष्ठा ने आखिरी बार मेघा की ओर देखा। उसकी सांसें अब धीमी पड़ चुकी थीं। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में संतोष। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेघा, अब यहां से चली जा। मेरा समय पूरा हो चुका है। पीछे मुड़कर मत देखना। मेघा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
वह निष्ठा का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन निष्ठा ने धीरे से उसे जाने का इशारा किया। भारी मन से मेघा बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने मुख्य द्वार पार किया, धड़म, विशाल दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनकी गूंज पूरे पहाड़ों में फैल गई। उसके बाद उस बंगले से फिर कभी कोई आवाज बाहर नहीं आई। कुछ दिनों बाद लोगों ने उस वीरान बंगले के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कहा जाता था कि वहां अब भी रात के तीसरे पहर पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी एक स्त्री की फुसफुसाहट भी, जो किसी को वहां रुकने से मना करती है। उधर निष्ठा का संघर्ष समाप्त हो चुका था। उसने अपनी बहन के लिए और अनगिनत मासूम जिंदगियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन पूरब का अंत वैसा नहीं था जैसा उसने कभी सोचा था। वह उसी बंगले में अपने अपराधों की यादों के साथ अकेला रह गया। हर रात उसे वही आवाजें सुनाई देती, वही चेहरे दिखाई देते, और वही अतीत जिससे वह कभी बच नहीं सका। वह बार बार एक ही प्रार्थना करता, मुझे मुक्ति दे दो। लेकिन कमरे में हर बार सिर्फ सन्नाटा लौटता, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी सजा समय नहीं, आत्मा भुगतती है। कहते हैं आज भी यदि कोई उस पहाड़ी बंगले के पास आधी रात के बाद ठहर जाए तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है। अधर्म का रास्ता चाहे कितना आसान क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा भय और पश्चाताप में होता है। और फिर दूर कहीं पायल की एक आखिरी छम छम रात के सन्नाटे में हमेशा के लिए खो जाती है। समाप्त। तो दोस्तों, बुराई का अंत तो हो गया, लेकिन क्या भक्षिणी सच में चली गई? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।